हमारे साथ ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज दालमिया जुड़ चुके हैं। निकुंज, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले तो आपसे मार्केट्स पे ही समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए निफ्टी ने कल ऑल टाइम हाई लेवल छुआ था, पर साथ ही साथ रैली देखें तो गोल्ड ऑल टाइम हाई लेवल पे है, बिटकॉइन की रैली रुकने का नाम नहीं ले रही है। इन सभी सिनेरियोज को कैसे जोड़े, क्योंकि एक जगह रिस्कियर एसेट्स बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, एक जगह रिस्क ऑफ एसेट्स परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे इनको सम अप किया जाए और ऐसे में एक रिटेल इन्वेस्टर को अपने आप को कैसे प्लेस रखना है? देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें मार्केट के अंदर जो कमबैक आया है, एटलीस्ट इसने सबको सरप्राइज़ कराया। मुझे तो सरप्राइज़ ही करा था। मार्केट ज़रूर हमें लग रहा था कि एक करेक्शन ड्यू था जो मार्च में आया। उसके बाद लग रहा था कि मार्केट के अंदर रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगा और स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर इतना उछाल नहीं आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, पहले वो समझते हैं, तो हम समझेंगे कमबैक के कारण, तो हमें शायद आगे का रुख भी समझ में आ जाएगा। मार्च महीने में सबको लग रहा था कि मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी एक्शन आएगा। रिजर्व सेबी चेयरपर्सन ने जो बोला था कि स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स को लेकर के वो चिंतित हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स को लेकर के म्यूचुअल फंड्स को स्ट्रेस टेस्ट करना पड़ा, तो उसकी वजह से जो मार्केट में एक्सेसेस थे और मार्केट में जो पोजीशनिंग थी, वहाँ पर एक डर सा आ गया था। मगर ईटी नाउ स्वदेश ने एक स्टोरी ब्रेक करी कि भाई मार्केट के अंदर रेगुलेटरी एक्शन की ज़रूरत नहीं है, सरकार उसके खिलाफ है, और उसी दिन मार्केट के अंदर हमने देखा स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर उछाल आना चालू हुआ। एक कारण था कि रेगुलेटरी फियर मार्केट से कम हो गया है कि रेगुलेटरी एक्शन आएगा। दूसरा, ग्लोबल मार्केट्स ने हमें अच्छा खासा सपोर्ट दिया है, भले ही वो बिटकॉइन में हो, भले ही वो गोल्ड में हो, भले ही वो इक्विटीज़ के अंदर हो। तो ग्लोबली इस समय कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आई है, कोई बहुत बड़ा नेगेटिव अंडर करंट नहीं है, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल मार्केट का फ्रेमवर्क है वो ठीक है। तीसरा, हमने मार्च महीने में देखा था 3 या 4 बड़ी ब्लॉक डील्स हुई थी। आईटीसी की ब्लॉक डील हुई थी, टीसीएस की ब्लॉक डील हुई थी, इसके अंदर ब्लॉक इंडिगो में ब्लॉक डील हुई थी। तो 30-35 हज़ार करोड़ रुपया 7-8 दिन के अंदर गायब हो गया था। अब वो स्टेबल हो चुका है बिकॉज फ्लोज वापस आने लगे हैं। और चौथा, अगर आप देखें कि तो जो क्वार्टरली नंबर्स आपके आ रहे हैं, रियल एस्टेट के कुछ नंबर्स आए हैं, ऑटो डिस्पैच नंबर्स कुछ आए हैं, कुल मिलाकर के जो न्यूज़ फ्लो रहा है वह भी नेगेटिव नहीं रहा है। तो मार्केट जहाँ पर बह था, जिसकी वजह से शॉर्ट सेलिंग हुई, स्टेबिलिटी और रेगुलेटरी एक्शन नहीं हुआ, उसके बाद हमने देखा शॉर्ट सेलिंग के बाद शॉर्ट कवरिंग हुई है। अब देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या लॉन्ग बायस आता है। मेरा यह मानना है कि मार्केट के अंदर बहुत लंबी छलांग तो नहीं लगेगी, क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसा कोई अप्रैल के अंदर बड़ा ट्रिगर या न्यूज़ फ्लो नहीं है। इलेक्शंस को लेकर के मार्केट में आजकल का माहौल बना रहेगा, मगर मार्केट का जो ट्रेंड रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा। तो ख़राब दिन में ले और आपको अच्छे दिन, अच्छी रैली के अंदर थोड़ा कैश आउट करें अगर आप ट्रेडर हैं तो। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो साहब इस मार्केट के अंदर अभी भी बेहतरीन ऑप्शंस हैं, उन पर नज़र बना के रखिए। निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। ट्रिगर्स तो नहीं है वाकई अगर इलेक्शन को छोड़ दें तो, लेकिन कहीं ना कहीं गर्मियों ने निकुंज सर दस्तक दे दी है। अब तो दिल्ली में एनसीआर में भी गर्मियां महसूस की जा सकती हैं। और आईएमडी का जो फोरकास्ट आया है कि अप्रैल से जून में अल नीनो की जो स्थिति है बनी रहेगी, तापमान जो रहेगा वो सामान्य से ज़्यादा रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो कूलिंग सेगमेंट वाले जो शेयर होते हैं, इसके अलावा पावर वाले जो शेयर होते हैं, डेयरी वाले शेयर होते हैं, ये फ्लेवर में रहते हैं। आपका अनुमान सर क्या कहता है कि इस सेगमेंट पर अगले 2 से 3-4 महीने के लिए थोड़ा सा कुछ सिलेक्टिव मौके बन सकते हैं यहाँ पर? अभिषेक, देखिए, ये जो हीट वेव है, हीट वेव ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम बोलें या फिर हम वेदर के पैटर्न चेंजेस बोलें, हीट वेव की जो इंटेंसिटी है वह हर साल बढ़ रही है। और वी इन अ सेंस नीड मोर कंफर्ट नाउ फ्रॉम हीट वेव। एक ज़माना आता था जब हिंदुस्तान के अंदर गर्मी आती थी तो बिजली नहीं होती थी, बिजली आती थी तो आपके घर में कूलर नहीं होता था। अब वह ज़माना बदल चुका है। हीट वेव के दो प्रमुख अगर वेदर चेंज के दो प्रमुख फॉल आउट हो सकते हैं। आर वी इन फॉर गुड मानसून दिस ईयर? यह बोलना बहुत अभी मुश्किल है कि मानसून ख़राब होगा, बिकॉज आईएमडी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है। आईएमडी ने यह भी बोला कि जो मानसून का जो लॉन्ग टर्म रेनफॉल का नंबर रहेगा उसके आसपास रहेगा। सो फ्रॉम एन मार्केट स्टैंड पॉइंट, ज़बरदस्त गर्मी को लेकर के क्या वेदर पैटर्न इतने ज़्यादा चेंज होंगे कि वी आर इन फॉर अ बैड मानसून, वह भी नहीं लगता। तो कोई चिंता का विषय नहीं है। दूसरी अगर बात करें तो अगर गर्मी आती है तो क्या चेंज आ सकता है, हम एक ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं, क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। आप अब फ्रिज हो या फिर
एयर कंडीशनिंग हो, आप उसको ईएमआई पे खरीद सकते हैं तो अफोर्डेबिलिटी आपकी ज़्यादा है। तीसरी, गर्मी से इमीडिएट राहत करने के लिए भले वो आइसक्रीम की अफोर्डेबिलिटी हो, भले कोल्ड ड्रिंक की अफोर्डेबिलिटी हो, वो ट्रेंड हम देख रहे हैं चल रहा है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है अगर एक्सेस हीट वेव आएगी तो इस समय भले वो एयर कंडीशनिंग के स्टॉक्स हों, भले ही वो ऐसे कंपनीज के प्रोडक्ट्स हों जहाँ पर आप को गर्मी से राहत मिल सकती है, उस पूरी कैटेगरी में नज़र ज़रूर रखिए। हालांकि बहुत ज़्यादा लिस्टेड प्लेस नहीं है, एयर कंडीशनिंग की 3 या 4 कंपनीज़ हैं, एफएमसीजी कंपनीज़ हैं जिनके अंदर आप देखें कि जिसके अंदर हीट बेनिफिशरी के प्रोडक्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कंपनीज़ नहीं हैं। तो अगर जो टॉप ऑफ द माइंड मेरे नाम आ रहे हैं वह आते हैं वोल्टास, ब्लू स्टार, कुछ मिलाकर के वरुण बेवरेजेस जो पेप्सी की बॉटलिंग कंपनी है, अगर आप देखें तो हैवेल्स जिसके अंदर लॉयड का एयर कंडीशनिंग बिजनेस है। तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर डायरेक्ट प्लेस नहीं है, मगर मेरा ये मानना है कि रादर देन ओनली लुकिंग एट कूलिंग स्टॉक्स यू शुड ऑल्सो लुक एट पावर स्टॉक्स, बिकॉज इंडिया के अंदर जो एयर कंडीशनिंग का पेनिट्रेशन है वो कम है, वो बढ़ रहा है। लास्ट ईयर और इस ईयर के अंदर भी बढ़ेगा और आने वाले 3-4 साल में भी बढ़ेगा। तो इनडायरेक्टली अगर आपको इस पूरे थीम पे देखना है तो रादर देन बाइंग द फर्स्ट बेनिफिशरीज विच इज लाइक अ ब्लू स्टार और वोल्टास और एन हैवेल्स, आई थिंक समवेयर यू शुड लुक एट पावर यूटिलिटीज बिकॉज दे वुड ऑल्सो बेनिफिट। बिकॉज अगर आपको हीट से राहत चाहिए, गर्मी से राहत चाहिए, तो आपको एयर कंडीशनिंग चलाना पड़ेगा और एयर कंडीशनिंग के लिए आपको बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपको पहली नज़र पे तो बिजली वाले ही शेयर्स ध्यान में रखने चाहिए, कूलिंग वाले बाद में, पहले बिजली वाले। बिजली होगी तो कूलिंग भी होगी। खैर, इसको लेकर हमने एक खास शो भी प्लान किया, आप 12:30 बजे देखेंगे। गर्मी के कूल स्टॉक्स, जैसी खबर निकल के आई तो शेयर्स एक्टिव हो जाते हैं, थोड़ा रिएक्शन देते हैं, वो मौका आपके हाथ से ना चूक जाए आप, इसलिए 12:30 बजे हमारी खास पेशकश होगी। पूरा एनालिसिस इस गर्मी और गर्मी के इतर जो भी होगा वो सब कुछ हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। निकुल सर, मैं थोड़ा प्री मैच्योर होकर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एक्चुअली में इस बार की अर्निंग्स अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन आप थोड़ा गाइड कर सकते हैं कि किसकी अर्निंग्स ज़्यादा अच्छी आएगी और किसकी सो आएगी या ठीक ठीक आएगी? देखिए, अर्निंग सीज़न को लेकर के अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। अगर वो अप्रैल में करेक्शन नहीं आया होता, मार्च में करेक्शन नहीं आया होता, तो मैं ज़रूर बोलता कि अर्निंग सीज़न के पहले मार्केट काफ़ी हैवी है। मगर मार्केट इस समय हालांकि लेवल्स ऑल टाइम हाई के हो चुके हैं। मार्केट की जो अंडरलाइंग पोजीशनिंग है, टिम्पी आपका मैं डेटा सुबह देख रहा था, आप जो बेहतरीन डेटा शेयर करते हैं, एफएनओ पोजीशंस लाइट हैं। इस समय मार्केट अर्निंग सीज़न को लेकर के बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा करके नहीं बैठा है। मगर पहला लेग जो आएगा, सबसे पहले एज ऑलवेज आईटी आएगा। नेक्स्ट फ्राइडे को इन्फोसिस और टीसीएस दोनों के नतीजे एक ही दिन में आने वाले हैं। इन्फोसिस के अंदर एक और ट्रिगर है, उनको एक टैक्स रिफंड की बात चल रही है, क्या इस पर क्लैरिटी आएगी? क्या टीसीएस 3 या 4 क्वार्टर के खराब अंडर परफॉर्मेंस के बाद नतीजे टीसीएस के अच्छे नहीं रहे हैं, क्या एक गाइडेंस हमें मिल सकती है कि भी डबल डिजिट ग्रोथ आ सकती है वापस? एक्सेंचर के नंबर के बाद आईटी से उम्मीद कम है, मगर क्या टीसीएस कुछ अच्छी बातें बता सकता है? क्या इन्फोसिस हमें बता सकता है दैट वो इंडस्ट्री बीटिंग रिटर्न्स पे आ सकता है? तो जो फर्स्ट लेग ऑफ नंबर्स रहेंगे वो आईटी के रहेंगे। सेकंड लेग ऑफ नंबर्स जहाँ पर मुझे लगता है कि इस समय आपको उम्मीद जहाँ पर एक्सपेक्टेशंस सरप्राइज की ज़्यादा हो सकती है, वह मुझे लगता है पावर एंड पावर पीएसयूज़। वहाँ पर पिछले क्वार्टर के अंदर हमने देखा था कि डिमांड अच्छी थी, वहाँ पर हमने देखा था रॉ मटेरियल प्राइसिंग की प्रॉब्लम थी वह भी ख़त्म हो चुकी थी। प्राइवेट बैंक्स मुझे अभी भी लगता है कि हालांकि एचडीएफसी बैंक के लास्ट तिमाही के नतीजे अच्छे नहीं थे, इस तिमाही में भी ज़्यादा उम्मीद नहीं है, मगर पीएसयू बैंक्स में मुझे लगता है कि नतीजे अच्छे आएंगे। एक पॉकेट और है जहाँ पर मुझे लगता है कि नतीजे काफ़ी अच्छे आ सकते हैं, वह फिनटेक और कंज्यूमर टेक। पेटीएम को हटा दीजिए, वो एक स्पेशल सिचुएशन स्टॉक है, मगर आप जोमेटो की बात करें, पॉलिसी बाजार की बात करें, डिलीवरी की बात करें, अगर आप वो न्यू टेक कंपनीज़ की बात करें तो मुझे लगता है कि वहाँ पर नतीजे अच्छे आ सकते हैं। निकुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और अलग अलग मुद्दों पर हमने आपसे फिर से बातचीत की और सभी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से हमारे सामने रखी हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।